तो यहाँ पर जो भी हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस, वो कितने टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, उनका क्या मतलब है, उसके बारे में ये एक बेसिक आइडिया है। मतलब बहुत डिटेल स्टडी तो हम नहीं कर रहे हैं। चैप्टर 1 जो हाँ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो हम जो अलग अलग टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस उनके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। डिटेल ठीक स्टडी है। हम चैप्टर में करेंगे, जिस चैप्टर में उसका एप्लीकेशन होगा वहां पर डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया अभी हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का ले रहे हैं ऑर्गेनिक में। ठीक है। तो देखो मेनली 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हाँ एलिमिनेशन रिएक्शंस और हाँ एडिशन रिएक्शंस। ठीक है। ये 3 मेन है। नेक्स्ट है आपका ठीक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो ठीक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एडिशन। अब ठीक देखो है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब नाम से ही क्लियर है कि कोई भी एक एटम या कोई ग्रुप हाँ या आयन दूसरे किसी एटम या ग्रुप या आयन को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा सबस्ट्रेट के अंदर से या मॉलिक्यूल के अंदर से, तो ये हम्म। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। हाँ एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर से कोई चीज एलिमिनेट होगी। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, सबस्ट्रेट के ऊपर कोई चीज आकर ऐड होगी। ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब हाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में भी एलिमिनेशन होता है, लेकिन एलिमिनेशन के साथ साथ, यानी कोई अगर ग्रुप या कोई एटम मॉलिक्यूल से एलिमिनेट हो रहा है तो उसकी जगह कोई दूसरा एटम या दूसरा ग्रुप दूसरा। आ भी रहा है ना। हाँ हाँ एलिमिनेशन में क्या होता है, केवल एलिमिनेशन होता है। और एडिशन में क्या ठीक होता है। है, केवल एडिशन होता है, कोई ग्रुप केवल आ रहा है, जा कुछ नहीं रहा है मॉलिक्यूल के अंदर से। ठीक। तो इसको जरा 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब जैसे पहला है आपके पास, फर्स्ट वन इज, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाम से तो क्लियर ही है, डेफिनेशन भी क्लियर है सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होगा, है ना। हाँ हाँ तो यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला टॉपिक आपका। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है, डेफिनेशन क्लियर है, हाँ। पढ़ो जरा। A chemical reaction in which an atom or a group of atoms in an organic molecule is substituted by another atom of group of atoms without affecting the remaining part of molecule is called substitution reaction. ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन है। अब हाँ वो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसी दूसरे ग्रुप को, हाँ है ना, जो रिप्लेस करने के लिए आ रहा है, और जिसको हाँ वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है या जिसका वो रिप्लेसमेंट कर रहा है, इन दोनों का नेचर सेम होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई गेम खेलते हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट की टीम में हैं, तो हाँ क्रिकेट की टीम में क्या होता है, अगर किसी को चोट लग गई तो उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर लेते हैं। हाँ तो सब्स्टिट्यूशन वहां भी होता है, हम किसी एक प्लेयर जो इंजर्ड है उसको बाहर कर देते हैं और उसकी जगह एक दूसरा प्लेयर ले लेते हैं। लेकिन हाँ एक क्रिकेटर को रिप्लेस करने के लिए एक क्रिकेटर ही हम यूज करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि बगल में फुटबॉल का मैच हो रहा तो हम किसी फुटबॉलर को ले आकर क्रिकेट की टीम में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। नहीं मतलब नहीं। ये हुआ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सब्स्टिट्यूट करने के लिए आ रहा, जो सब्स्टिट्यूट करने के लिए एटम या ग्रुप आ रहा है मॉलिक्यूल के पास, वो सब्स्टिट्यूट जिसको करेगा उसको कहेंगे हम लीविंग ग्रुप, जिसको वो रिप्लेस करेगा उसको कहेंगे लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप और लिविंग सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप ग्रुप। दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को ही रिप्लेस करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल को ही रिप्लेस कर सकता है, एक फ्री रेडिकल को ही रिप्लेस करेगा। तो पहली हाँ बात हमें ये समझनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट का, जो अटैक कर रहा है, जो रिप्लेस करेगा, और लिविंग ग्रुप का, यानी हाँ जो मॉलिक्यूल से रिमूव हुआ, ये दोनों सेम नेचर के होंगे। ठीक है। ठीक है। अब हाँ इनका नेचर कैसा है, यानी जो रिप्लेस करने के लिए आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूट करने के लिए आ रहा है अटैकिंग रिएजेंट, वो कोई हाँ न्यूक्लियोफाइल है, या वो कोई इलेक्ट्रोफाइल है, या वो कोई फ्री रेडिकल है। इसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कैटेगराइज किया है।
यानी अगर किसी रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है और वो किसी न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ठीक। अगर किसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को वो रिप्लेस कर देता है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। अगर किसी रिएक्शन में एक फ्री रेडिकल किसी दूसरे फ्री रेडिकल को रिप्लेस कर देता है तो ये हुआ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? हाँ। यानी अटैकिंग रिएजेंट का नेचर क्या है? तो पहला है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखिए, जनरल मैंने यहाँ डायग्राम से दिखाया है, आप इस डायग्राम को देखिए। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एल्काइल हैलाइड है, ये है ना। हाँ। और इस एल्काइल हैलाइड पे देखिए OH माइनस का अटैक हो रहा है। ये OH माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। तो ये OH माइनस यहाँ पर क्या कर रहा है कि अटैक कर रहा है इस कार्बन के ऊपर, और हाँ। यहाँ से Cl माइनस को वो क्या कर रहा है, हटा रहा है। रिप्लेस कर रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट में देखिए यहाँ OH अटैच हो गया कार्बन से और यहाँ Cl रिमूव हो गया। लेकिन किस फॉर्म में रिमूव हुआ Cl? Cl रिमूव हुआ Cl माइनस। Cl माइनस के फॉर्म में, मतलब न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में। न्यूक्लियोफाइल। हाँ। ठीक है ना। तो एक OH हाँ। माइनस न्यूक्लियोफाइल ने Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर जो जिसका रिप्लेसमेंट हुआ है, मतलब ये Cl माइनस यहाँ पर हुआ हमारा लीविंग ग्रुप। ठीक ठीक है, है। जो हाँ। लीव कर गया, ये हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है या अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक। क्लियर हो गया? इस न्यूक्लियोफिलिक हाँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग SN रिएक्शन लिखते हैं। SN मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। ठीक। अब जब हम इस SN रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, SN1 SN2। वैसे तो एक और इनका टाइप है SNI। SNI मतलब हाँ। सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो वो बहुत ठीक है। रेयर और बहुत कम उसका यूज है, या तो हम उसे पढ़ेंगे, बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन में आता है। मेनली जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN रिएक्शंस हैं वो मेनली 2 टाइप्स की हैं, SN1 SN1 और और SN2। 1 का यहाँ पर मतलब है यूनिमोलिकुलर। 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर। जो 1 हम यूज कर रहे हैं वो यूनिमोलिकुलर के लिए, और SN2 ठीक। में जो 2 यूज कर रहे हैं वो है बाई मॉलिकुलर के लिए, 2। बायोमोलिक्यूलर। अब ये यूनिमोलिकुलर और बाई मॉलिकुलर क्या है? केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। हाँ। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट। देखिए कोई रिएक्शन हो रही है तो कैसे हो रही है, सबस्ट्रेट के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है तब प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ। दो चीजें तो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व ही है, एक सबस्ट्रेट और एक अटैकिंग रिएजेंट। रिएजेंट। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाँ। सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे जनरली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। मतलब जो अटैकिंग रिएजेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप बढ़ाओ, घटाओ, कम करो, ज्यादा करो, उसका इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं आने वाला है। ठीक। तो ये यूनिमोलिकुलर है। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मतलब दोनों में से किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन को कम या ज्यादा करते हैं तो उसका इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे आ रहा है, तो ये SN2 रिएक्शन हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? तो SN1 हाँ। SN2 में पहला जो डिफरेंस देखिए, हमने टेबल फॉर्म में यहाँ दिखाया था कि आप डिफरेंस भी साथ में देखिए। SN1 और हाँ। SN2 का पहला डिफरेंस क्या है, पढ़ो जरा डिफरेंस। SN1 में the nucleophilic substitution reaction for which rate of reaction depends upon concentration of substrate only but not upon concentration of attacking nucleophile is called SN1 reaction. सबस्ट्रेट ओनली है ना, हाँ। मतलब जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड सबस्ट्रेट करेगा, पे अटैकिंग रिएजेंट की वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो SN1। नहीं जैसे करेगा। यहाँ पर देखिए हाँ। RX एक एल्काइल हैलाइड है, हाँ। यहाँ पर RX इज एन एल्काइल हैलाइड और उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक अब है। यहाँ पर ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो गया। हाँ। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पे। RX पे। एक मिनट जरा
होल्ड करना, ये चीजें ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, ये जो ठीक। SN1 है, ये डायग्राम बेसिकली यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है ना, ये SN2 का है ठीक। और SN1 का डायग्राम ये है। दोनों के डायग्राम यहाँ चेंज हो गए, ये मैंने चेंज कर दिए। ठीक है, ठीक। क्लियर हो गया। अब जरा SN1 में देखिए, हाँ। SN1 का मतलब क्या हुआ, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल RX पे डिपेंड कर रहा है। RX मतलब ठीक। एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे। हाँ। एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे, हाफ करेंगे तो उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा करने का इफेक्ट नहीं। नहीं आएगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन का कोई इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं। नहीं आएगा। SN2 में क्या है, RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है। मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें या इसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें, दोनों में से किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन को हम डिस्टर्ब करेंगे तो उसका इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे आना है। आएगा। हाँ। ये है SN2। पहला डिफरेंस दोनों का। दूसरा डिफरेंस देखिए, जो ये SN1 रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। SN1 रिएक्शन जो है आपका वो 2 स्टेप में होता है। 1 जो लगा हुआ है, 1 तो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग यूनिमॉलिक्यूलर, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या हाँ। होता है, जो लीविंग ग्रुप होता है वो लीव कर जाता है। ठीक है, ठीक। हाँ। कार्बोकेटाइन बनता है एज एन इंटरमीडिएट, और सेकंड स्टेप में जो हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल है अटैक वो उस करता कार्बोकेटाइन पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले लिविंग ग्रुप जिसको है। हाँ। रिमूव होना है वो पहले चला जाए, फिर जिसको आना होगा वो आएगा। तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें से हाँ। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप मतलब रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, फॉर्मेशन हाँ। ऑफ कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। जो पहला स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS स्टेप है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी जो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा, वो केवल हाँ। स्टेप 1 पे डिपेंड करेगा। स्टेप 1 मतलब रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। ठीक है। सेकंड स्टेप जो है इसका वो फास्ट स्टेप है, वो RDS नहीं है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है, और ध्यान देना क्या है, 2 स्टेप का प्रोसेस है और ध्यान ये देना है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है। कार्बोकेटाइन। अब देखिए, मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको पढ़ाई हुई है ना, और हाँ। स्टेबिलिटी ही उनका ईज ऑफ फॉर्मेशन भी होता है। हाँ। इसका मतलब अगर SN1 रिएक्शन में अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनना होगा, अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनना है तो वो जल्दी बनेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। हाँ। स्टेबल है, और उसका ईज ऑफ फॉर्मेशन मतलब वो जल्दी बनेगा। और अगर हाँ। SN1 रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन इन्वॉल्व है तो वो प्रोसेस स्लो होगा। हाँ। इसका मतलब SN1 रिएक्शन के लिए वो रिएजेंट्स, वो सबस्ट्रेट ज्यादा रिएक्टिव होंगे जहां पर टर्शरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो टर्शरी जो रिएजेंट्स होंगे वो SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है। यानी SN1 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। जो जिस ठीक। सबस्ट्रेट का इंटरमीडिएट एक स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो सबस्ट्रेट SN1 रिएक्शन को लेकर ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, हाँ। क्लियर हो गई बात। हाँ। अच्छा, अब देखिए जो SN2 रिएक्शन, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। जो SN2 रिएक्शन है उसका जस्ट अपोजिट 1 स्टेप प्रोसेस है ये। ठीक। इसमें 2 स्टेप नहीं होते, इसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप ये दोनों एक ही स्टेप में होते हैं, एक साथ होते हैं। बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। ठीक है, तो यहाँ 2 स्टेप नहीं। हाँ। जैसे यहाँ पर देखिए डायग्राम मैंने SN1 SN2 का दिखा है। SN1 में देखिए A और B 2 स्टेप है, दिख रहा है। हाँ। हाँ। पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो लीविंग ग्रुप है ये लीव कर जा रहा है, जो हैलाइड आयन है वो लीव कर गया और क्या बना, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना ये। ठीक। और हमने कहा कि ये जो पहला स्टेप है यही रिएक्शन का RDS स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाँ। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है जो स्लो स्टेप होता है। अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो जो उसका स्लो स्टेप है या स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसको RDS कहते हैं। ठीक है। तो ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा ये कितना फास्ट है। और जब कार्बोकेटाइन बना तो स्टेप 2 में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसने कार्बोकेटाइन पे अटैक किया। हाँ। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट SN2 में देखिए सिंगल स्टेप प्रोसेस है, यहां से लीविंग ग्रुप का रिमूवल भी हो रहा है एंड साइमल्टेनियसली यहां से अटैकिंग ग्रुप का अटैक भी हो रहा है। ये दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं।
ठीक, हाँ हाँ दिख रहा है ना? हाँ। बीच में एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें ये बॉन्ड हाफ ब्रोकन है, आधा बॉन्ड ये ब्रेक हो चुका है और ये बॉन्ड आधा बन चुका है। जो नया बॉन्ड बनना है न्यूक्लियोफाइल के साथ वो आधा फॉर्म हो चुका है, जो ओल्ड बॉन्ड है वो आधा ब्रेक हो ब्रेक चुका हो चुका है ना? ट्रांजिशन हाँ। स्टेट में ऐसा होगा। फाइनली क्या होगा, ये ठीक, बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो गया और कम्प्लीटली ब्रेक हो और ये गया। कंप्लीटली ब्रेक हो गया। लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसको स्टेप मत मान लेना। ठीक है। ये एक ही पूरे स्टेप में पूरा प्रोसेस हुआ। यानी आप ऐसा समझो कि जैसे एक कमरे के अंदर दो दरवाजे हैं, तो और कोई क्लास हाँ, चल रही है उस कमरे के अंदर, उस रूम में कोई क्लास ऑलरेडी चल रही है, हमने दोनों दरवाजे खोल दिए। एक दरवाजे से कह दिया, हाँ, एक डोर से हमने कह दिया जो बैच पढ़ रहा था उससे कह दिया आप लोग निकलना शुरू करो, और दूसरे डोर से हमने जो बाहर स्टूडेंट थे उनको कह दिया आप अंदर आओ। एक साथ दोनों अंदर प्रोसेस आओ, चल रहा हाँ। है, एक डोर से बच्चे जा रहे हैं, एक डोर से आ भी रहे हैं उसी समय में। हाँ, तो ये हुआ SN2। SN2। SN1 में क्या होगा, पहले वो रूम हम पूरा फ्री कराएंगे, जो लिविंग रूम है, यानी जो बैच पढ़ रहा था उससे कहेंगे पहले आप बाहर चले जाओ। जैसे हाँ, आप जब मूवी और उसके देखने बाद जाते से हैं, जब मूवी देखने जाते हैं तो क्या होता है, अंदर जब मूवी पहले खत्म होती है तो पहले जो अंदर लोग हैं उनको निकाल दिया जाता है बाहर, हाँ, उसके बाद एंट्री दी जाती है ना। हाँ। तो वो SN1 स्टेप हुआ। ठीक, अगर एग्जिट डोर डोर और एंट्री डोर एक साथ ओपन कर दें और साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस हों, हाँ। तो वो तो क्या होगा? SN2 रिएक्शन। हाँ, SN2। समझ में आई बात SN1 SN2 में? हाँ। हाँ। तो अब देखिए, ये दूसरा डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए SN1 में क्या है। SN1 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, यानी SN1 को लेकर कौन सा सबस्ट्रेट ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। क्योंकि SN1 रिएक्शन वाया कार्बोकेटाइन हो रहा है, SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है। तो हाँ, SN1 में वो सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव होंगे जिनका कार्बोकेटाइन स्टेबल हो। ठीक है? और इसीलिए देखिए हाँ, SN1 को लेकर टर्शरी हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि टर्शरी हैलाइड का जो कार्बोकेटाइन होगा वो टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा। हाँ। वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो SN1 को लेकर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो टर्शरी हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी हैलाइड, हाँ। देन प्राइमरी हैलाइड्स हैं। ठीक। एक बात और, हमने ये पढ़ा है कि जो बेंजाइल और एलाइल कार्बोकेटाइंस है वो बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइंस होते हैं रेजोनेंस के थ्रू। हाँ, तो इसका हाँ, मतलब ये हुआ कि जो बेंजाइल और एलाइल हैलाइड्स होंगे, हाँ। बेंजाइल एंड एलाइल हैलाइड्स, वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे SN1 रिएक्शन को लेकर, क्योंकि उनकी जो कार्बोकेटाइंस है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन एंड एलाइल कार्बोकेटाइन, वो स्टेबल कार्बोकेटाइंस में आते हैं। ठीक है। तो मतलब SN1 में सीधी सी बात है, वो सबस्ट्रेट SN1 के लिए फिट हैं, वो सबस्ट्रेट SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव हैं जिनका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन एक स्टेबल कार्बोकेटाइन हो, क्योंकि ये रिएक्शन वाया कार्बोकेटाइन हो रही है। ठीक है। SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड करती है वो स्टीरिक क्राउडिंग पे डिपेंड करती है, स्टीरिक हिंड्रेंस पे। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर का जो फैक्टर है वो स्टीरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि SN2 में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ होना है। एक साथ, हाँ। तो ये रिएक्शन बेटर तब होगी जब उस कार्बन पे जिस पे अटैक और रिमूवल दोनों एक साथ होना है, उस कार्बन के अराउंड क्राउडिंग कम हो। अगर वो कार्बन क्राउडेड ज्यादा होगा तो ये ठीक है। दोनों प्रोसेस स्लो होंगे। दोनों प्रोसेस एक ही स्टेप हाँ, में होने हैं, तो ये बेटर तब होगा जब उस कार्बन पे भीड़ भाड़ कम हो, ट्रैफिक कम हो, तभी तो अटैक और रिमूवल दोनों एक साथ स्मूथली चलेंगे। हाँ। बात समझ में आ रही कि नहीं? आ गई। तो इसलिए यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग। और वो ठीक। स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम होता है प्राइमरी नेचर के हैलाइड्स में। ठीक है। टर्शरी में वो क्राउडिंग ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर हम टर्शरी को, तो यहाँ पर देखिए इस टर्शरी में क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस कार्बन से, इस कार्बन को देखिए, हाँ। ये जो टर्शरी कार्बन है इससे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। फिर मिथाइल, हाँ। तो जब इससे 3 तरफ से मिथाइल ग्रुप जुड़ेंगे तो इसके अराउंड क्राउडिंग ज्यादा। ज्यादा, जब ज्यादा क्राउडिंग होगी तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस पे एक साथ अटैक और रिमूवल प्रोसेस इजीली रन करे, हाँ। तो ये कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो जस्ट अपोजिट है SN1 का, यानी प्राइमरी ठीक है। हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है SN2 को लेकर, देन सेकेंडरी टर्शरी लीस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN2। ठीक। यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड को अगर कभी मौका मिलेगा SN रिएक्शन शो करने का तो वो प्रेफर करेंगे SN1 मैकेनिज्म के थ्रू।
ठीक। और प्राइमरी हैलाइड्स को अगर कभी मौका मिलेगा SN रिएक्शन शो करने का तो वो प्रेफर करेगा SN2 मैकेनिज्म को। SN2। हाँ ठीक है ना। हाँ सेकेंडरी कोई भी पाथ या कोई भी मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकता है, डिपेंड करेगा अदर कंडीशंस क्या है। ठीक। नेक्स्ट डिफरेंस में आइए, जो SN1 रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है। SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों मिलता है आपको। ठीक। SN1 में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों Inversion देखने of को मिलेगा। configuration। इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? जो आपके पास सबस्ट्रेट है उसमें जो सब्सटेंस का स्पेशियल अरेंजमेंट है, जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका पोजीशन है, हाँ ठीक है ना। जो प्रोडक्ट हाँ बनेगा उस प्रोडक्ट का भी स्पेशियल अरेंजमेंट या उस प्रोडक्ट में भी ग्रुप्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो एज इट इज वही रहेगा, वैसा ही पोजीशन रहेगा जैसा सबस्ट्रेट के अंदर था। इसको ठीक कहते हैं है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ ठीक। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जब स्पेशियल अरेंजमेंट सबस्ट्रेट के अंदर के स्पेशल अरेंजमेंट से जस्ट रिवर्स हो जाए, अपोजिट हो जाए। जैसे एक अम्ब्रेला आप ले लीजिए, एक छाता ले लीजिए, है ना। हाँ तो जब आपने छाता को पकड़ा हुआ है, उसके स्टोक तीलियां उसमें लगी हुई हैं, हाँ ठीक है ना। तो उसको कॉन्फ़िगरेशन समझिए, उसका हैंडल आपने पकड़ा हुआ है। ठीक। अगर कभी मान लीजिए बहुत तेज हवा चल रही है और आपने, बहुत तेज आंधी चल रही है, उससे बचने के लिए आपने छाता हवा की तरफ कर दिया और वो जस्ट अपोजिट हो गया, ऐसा होता है कभी कभी। हाँ तो आप देखिए वो स्टोक्स जो होती हैं और वो जो छाता होता है जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। हाँ। यही इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक। तो SN1 में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल लिए सबस्ट्रेट के, हाँ तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें थ्योरी के हिसाब से 50% प्रोडक्ट उसी कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा जिस कॉन्फ़िगरेशन का रिएजेंट था। ठीक। लेकिन बाकी 50% प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्पेशल अरेंजमेंट है, जो बॉन्ड्स का अरेंजमेंट है, वो रिएजेंट्स के जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है। ठीक है। रिटेंशन और हाँ। इन्वर्जन दोनों मिलता है। SN2 रिएक्शन में केवल और केवल इन्वर्जन मिलता है, यानी इसमें इन्वर्जन। हाँ 100% प्रोडक्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन के मिलेंगे, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के मिलेंगे। और इसको कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो पूछा जाता है एग्जाम में। वाल्डन इन्वर्जन टर्म जो है वो SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है। जरा इसको डायग्रामेटिकली भी समझिए। यहाँ पर दो डायग्राम मैंने दिए हैं, तो हाँ जरा डायग्राम 1 को देखिए, SN1 को। SN1 में ये जो Lg लिखा है ये लिविंग ग्रुप है ठीक है। जो रिप्लेस होगा, ठीक है। हाँ हाँ अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन के अराउंड अरेंजमेंट देखिएगा। यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर CH3, ये ग्रुप लगे हुए हैं और लिविंग ग्रुप इस डायरेक्शन में है अभी इसके साथ बॉन्डेड। ठीक। अब जब ये रिएक्शन हुआ तो 50% प्रोडक्ट में क्या हुआ कि ग्रुप्स देखिए, यहाँ से ये ऐसे हो गया, ये बॉन्ड ऐसे हो गया, ये हो गया, और जो लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल आया वो इधर आया। हाँ तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बॉन्ड्स का, ये जो अरेंजमेंट है बॉन्ड्स का, वो रिएजेंट से जस्ट ऑपोजिट ऑपोजिट है। कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं भाई। हाँ जैसे रिएजेंट में देखिए, रिएजेंट में ऐसे ये 3 बॉन्ड थे, इधर लिविंग ग्रुप था। हाँ प्रोडक्ट में देखिए बॉन्ड इधर है और न्यूक्लियोफाइल इधर है, हाँ तो जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ। मतलब ये जो प्रोडक्ट बना ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का केस है। ठीक। जबकि दूसरे 50% प्रोडक्ट को देखिए, इस वाले को हाँ आप देखिए, जो स्पेशल अरेंजमेंट, जो बॉन्ड्स की पोजीशन वहां पर थी रिएजेंट के अंदर, वही बॉन्ड्स की पोजीशन यहाँ भी है। हाँ बस क्या हुआ, लिविंग ग्रुप की जगह कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल आया। लेकिन उसी पोजीशन पे आ रहा जिस पोजीशन पे लिविंग ग्रुप था पहले। हाँ मतलब बॉन्ड्स का अरेंजमेंट नहीं डिस्टर्ब हुआ, हाँ कॉन्फ़िगरेशन वही रहा ना। हाँ। तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन हुआ? रिटेंशन। यस। तो SN1 रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है
कि SN1 रिएक्शन में जब रिएक्शन होगी तो 50% प्रोडक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन में बनेंगे जिस कॉन्फ़िगरेशन में रिएजेंट था। कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा, बॉन्ड्स का अरेंजमेंट वही रहेगा, केवल लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, लेकिन बॉन्ड्स का पोजीशन वही रहेगा, बॉन्ड्स का अरेंजमेंट स्पेस में वही रहेगा। ठीक है। जबकि 50% प्रोडक्ट जो होंगे जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में बनेंगे। ठीक है, इसी को रिटेंशन एंड इन्वर्जन कहते हैं SN1 में। वैसे एक बात हम बता दें, थ्योरी के हिसाब से तो 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन मिलना चाहिए थ्योरी के हिसाब से, लेकिन प्रैक्टिकली इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का अमाउंट ज्यादा होता है। यानी थ्योरी में ये 50-50 बनना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है कि ये जो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट है ये ज्यादा होता है। मान लो ये 75% बना और ये बना 25%। या 60-40 हो सकता है। मतलब इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसका अमाउंट प्रैक्टिकली ज्यादा होता है। ठीक है। ठीक है, SN2 में देखिए क्या हो रहा है। SN2 का एक एग्जांपल मैंने यहाँ बनाया, ये लिविंग ग्रुप है जो अब जाएगा। ठीक है, और जो इसकी जगह I- आ रहा है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। देखिए I- इधर आया, और जरा इनकी पोजीशंस आप देखिए, जस्ट अपोजिट है जो रिएजेंट के अंदर है उससे। ठीक है ना, दिख रहा नहीं? हाँ, दिख रहा है। रिएजेंट में ये इधर थे, अब देखिए ये जस्ट ऐसे बना रहे हैं। और बस एक ही कॉन्फ़िगरेशन, यानी 100% प्रोडक्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा। ठीक है। इसी को कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए इस रिटेंशन और इन्वर्जन का जो आप इफेक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। SN1 रिएक्शन में मान लीजिए जो आपका ये रिएजेंट था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस था वो, ठीक है, या लीवो था, जो भी मान लीजिए ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस था, चाहे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था नेचर वाइज, चाहे वो लीवो रोटेटरी था रिएजेंट आपका। अब देखिए प्रोडक्ट में आपको दोनों कॉन्फ़िगरेशन मिल रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक डेक्स्ट्रो हो, मान लीजिए ये कह देते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, तो सीधी सी बात है ये क्या होगा, लीवो होगा, क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का, या कह लो उसका मिरर इमेज है। और अगर ये लीवो रोटेटरी नेचर का होगा तो फिर ये डेक्स्ट्रो होगा। मतलब SN1 रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर प्रोडक्ट अगर ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं तो आपको डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों का फॉर्मेशन होगा, ये तय है। जब डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं तो उस मिक्सचर को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म और लीवो रोटेटरी फॉर्म का जो मिक्सचर होता है उसको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। यानी SN1 रिएक्शन में अगर ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट डेफिनेटली एक रेसिमिक मिक्सचर होगा, यानी वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी फॉर्म्स का मिक्सचर होगा। रेसिमाइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस है SN1 का। SN1 रिएक्शन में अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी तो हमेशा प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर ही होगा, प्रोडक्ट में हमेशा डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, जबकि SN2 में ऐसा नहीं होता है। SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है वो किसी एक नेचर का होगा, आइदर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या वो लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो प्लस लीवो नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम जरा आपसे कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन टर्म ये किस मैकेनिज्म से रिलेटेड है, SN2। और रेसिमाइजेशन ये किस मैकेनिज्म से रिलेटेड है, SN1। रेसिमाइजेशन SN1 का कैरेक्टरिस्टिक है। वाल्डन इन्वर्जन SN2 मैकेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ, जैसे हमने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ फिर से समझाया है। ये मान लीजिए आपके पास सबस्ट्रेट था, ठीक। इस सबस्ट्रेट के जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों मिलेगा। तो इनमें से कोई भी एक अगर डेक्स्ट्रो होगा तो उसके अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाला लीवो होगा, या अगर वो अपोजिट वाला डेक्स्ट्रो होगा। तो मतलब हमेशा आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक
रेजिमिक प्रोडक्ट रेसमिक मिलेगा। प्रोडक्ट मिलेगा। रेसमिक प्रोडक्ट कहते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस के मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो ठीक। रेसमाइजेशन इसका कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि SN2 में क्या होता है, SN2 में ऐसा नहीं होता है, रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलता SN2 में। हाँ। तो ये मेन SN1 SN2 के मेन डिफरेंसेस हैं। SN1 क्या है, यूनिमोलिकुलर है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, SN1 ठीक। यूनिमोलिकुलर है, मतलब जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। हाँ। SN2 हमारा बाई मॉलिकुलर है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और अटैकिंग रीजेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक। SN1 टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप का रिमूवल होता है, कार्बोकेटायन बनता है एज एन इंटरमीडिएट। हाँ। और सेकंड स्टेप में उस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ठीक है। जबकि SN2 वन स्टेप प्रोसेस है, साइमल्टेनियस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड साइमल्टेनियस रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप, दोनों प्रोसेस एक साथ चलता है। हाँ। SN1 में क्योंकि कार्बोकेटायन के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबस्ट्रेट का कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर से डिसाइड होगा। ठीक है। और क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए SN1 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है रिएक्शन को लेकर वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यानी टर्शरी रिएजेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 के लिए। ठीक है। SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो स्टीरिक क्राउडिंग से गवर्न होता है, है। हाँ। इसलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंड टर्शरी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। SN1 रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोथ मिलेगा, यानी जो प्रोडक्ट का स्पेशल अरेंजमेंट है, बॉन्ड्स की पोजीशन है, उसमें 50% प्रोडक्ट्स में बॉन्ड्स का स्पेशल अरेंजमेंट रिएजेंट्स के सिमिलर होगा, 50% प्रोडक्ट्स में बॉन्ड्स का स्पेशल अरेंजमेंट रिएजेंट्स के बॉन्ड्स के अरेंजमेंट के जस्ट अपोजिट होगा। SN2 में क्या होता है, कोई रिटेंशन नहीं होता, 100% प्रोडक्ट इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है और इसको वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है। SN1 में अगर कभी प्रोडक्ट ऑप्टिकल एक्टिव है या कभी अगर प्रोडक्ट में ऑप्टिकल नेचर है, तो वो प्रोडक्ट SN1 का प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर होता है। SN2 में जो प्रोडक्ट होता है वो किसी एक नेचर का होगा, या तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा या वो लेवोरोटेटरी। रेसिमाइजेशन इसमें नहीं मिलता है। ठीक। तो ये मेन आपके SN1 और SN2 के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हाँ। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होगा, है ना, कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा। हाँ। क्या है A substitution reaction in which an electrophile substitute another electrophile is called electrophilic substitution reaction. जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, यानी बेंजीन रिंग, वो सारे सब्स्टिट्यूशन जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर कोई अटैक कर रहा है और बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक। बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाली जो रिएक्शंस हैं वो सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आती हैं। बट ध्यान रखिएगा, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को, मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए रिंग पे कोई चीज अटैच है, जैसे मान लो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये मान लीजिए इससे अटैच है CH3, ठीक, और इस पे मान लीजिए क्लोरीन का अटैक हो रहा है या क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, तो वो सारी रिएक्शंस जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो, रिंग का हाइड्रोजन जहाँ रिप्लेस हो, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो ये बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन तो है नहीं, ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आए। क्लियर? ठीक है। बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जनरली आते हैं, ठीक, जिसमें बेंजीन रिंग का खुद का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा हो। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का एक कॉमन एग्जांपल हमने बनाया। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कैसे होता है, इसको एक स्टेप में हम समझ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको अगर हम देखेंगे तो जनरली ये कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया 2 स्टेप में। ठीक है। जैसे ये बेंजीन रिंग है,
बेंजीन रिंग में क्या है, जितने भी ये कार्बन एटम्स हैं, ये 6 जो कार्बन एटम्स आप देख रहे हैं, इन सब पे हाइड्रोजन होता है, भले उसे शो नहीं करते हैं, हिडन होता है वो, बट इस हाँ हर जगह हाइड्रोजन रहता है। C6H6 फॉर्मूला है बेंजीन का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी एक कार्बन पे मान लो एक इलेक्ट्रोफाइल E+ का अटैक हो रहा है। अब हाँ देखिए जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो अटैक कहाँ करेगा, जहां पर नेगेटिव सेंटर हो। हाँ तो इलेक्ट्रोफाइल की डिमांड की वजह से पहले इस बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और यहाँ पर नेगेटिव सेंटर डेवलप होगा। ठीक है। जब यहाँ नेगेटिव सेंटर डेवलप होगा तो यहीं पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा। करेगा। तो अगले में देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव किया तो इस सेंटर पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। हाँ तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया इस कार्बन पे, प्लस, पॉजिटिव। ठीक है ना। हाँ उसके बाद हाँ रेजोनेंस फिनोमिना के थ्रू वो प्लस मूव करने लगा, इस कार्बन पे आ गया, फिर इस कार्बन पे आ गया। ठीक। अब देखो इस सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन एटम है ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। तो अगले स्टेप में, पहले स्टेप में तो खाली इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़कर, और वही इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आकर बॉन्ड बना लेगा। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर एक तीसरा बॉन्ड देखिए यहाँ बन जाएगा ये। ठीक। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, हाइड्रोजन को रिप्लेस, अच्छा हाइड्रोजन जब विदाउट इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हुआ तो किस फॉर्म में रिप्लेस हुआ, H+ के फॉर्म में। हाँ बिना इलेक्ट्रॉन पेयर के गया तो H+ के फॉर्म में गया। अब देखिए अटैक किसने किया था, E+ ने, और रिप्लेस क्या हुआ, H+। हाँ दोनों इलेक्ट्रोफाइल है ना, हाँ एक इलेक्ट्रोफाइल ने एक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया। रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसके एग्जांपल जब आप चैप्टर में जाएंगे तो और पढ़ेंगे, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर जब Cl+ का अटैक होगा, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, हाँ तो वो यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आ जाएगा। तो ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई हाँ फ्री रेडिकल होगा किसी दूसरे फ्री रेडिकल को रिप्लेस कर देगा। पढ़ो जरा। A substitution reaction in which a free radical substitute another free radical is called free radical substitution reaction. ठीक है ना, Substitution reaction, हाँ जो एल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, मीथेन, इथेन, इनके अंदर हाँ एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं। वो जनरली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में एल्केन की जो रिएक्शंस है, एल्केन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे एल्केन का क्लोरीनेशन, एल्केन्स का ब्रोमिनेशन, एल्केन्स का आयोडीनेशन, एल्केन्स का नाइट्रेशन, एल्केन्स के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो जनरली इसी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर हमने समझाया है, जैसे ये मीथेन है, इस पे क्लोरीनेशन हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, हाँ यूवी लाइट की प्रेजेंस में, और ये क्लोरीन 1 by 1 इसके एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। तो पहले इसने बनाया CH3Cl, ठीक है। फिर उस पे क्लोरीन का अटैक हुआ तो बना CH2, Cl2, फिर उससे बना CH, हाँ Cl3, और फिर फाइनली बना CCl4। Cl3, HCl, हाँ अटैक करता जा रहा क्लोरीन जब तक उसके पास अवेलेबल हाइड्रोजन है रिप्लेस करने के लिए। ठीक। तो ये जो रिएक्शन है या इस टाइप की और भी जो एल्केन्स की रिएक्शंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में ही जनरली आती हैं। ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हम डिटेल में जाएंगे, जब एल्केन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली 3 स्टेप्स में होती हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप, हो सकता पढ़ा भी आपने कभी। हाँ दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, और तीसरा होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप का मतलब है चेन स्टार्ट हो रही है, ये एक चेन रिएक्शन है। इनिशिएशन का मतलब है कि चेन रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। तो इस स्टेप में क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, अटैकिंग फ्री रेडिकल। जिस फ्री रेडिकल को अब अटैक करना है एल्केन के ऊपर, उस फ्री रेडिकल का
फॉर्मेशन अभी होगा। जैसे मान लीजिए ठीक है। क्लोरीनेशन है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, हाँ और उस होमोलिटिक क्लीवेज से क्या बना, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गए जो ठीक। आगे चलकर एल्केन के ऊपर अटैक करेंगे। अब तो ठीक है। अटैकिंग फ्री रेडिकल का खाली फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है इनिशिएशन स्टेप में, ठीक है। ठीक। हाँ प्रोपोगेशन स्टेप में जो फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए हैं अब वो अटैक करेंगे एल्केन्स पे और प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक। जैसे यहाँ देखिए क्लोरीन फ्री रेडिकल ने मिथाइल के ऊपर अटैक किया CH4 के ऊपर और इसका होमोलिटिक क्लीवेज कराया, हाँ और होमोलिटिक क्लीवेज कराने के बाद यहाँ पर ये दोनों मिलकर HCl बन गए, हाँ और मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन मिथाइल के पास फ्री हो गया तो मिथाइल ग्रुप विद फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, यानी मिथाइल फ्री रेडिकल बना। ठीक है। ये मिथाइल फ्री रेडिकल अगले स्टेप में क्लोरीन के ऊपर अटैक कर रहा है, उसका होमोलिटिक क्लीवेज करा रहा है, हाँ यहां से इसने प्रोडक्ट बना दिया CH3Cl, हाँ और क्लोरीन फ्री रेडिकल को छोड़ दिया अगले स्टेप के लिए। ठीक है। फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर फ्रेश मीथेन पे अटैक करेगा, हाँ वो मिथाइल फ्री फिर रेडिकल ये को ऐसे। जनरेट करेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल को जनरेट करेगा, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। तो प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है कि एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रोपोगेशन स्टेप में एक फ्री रेडिकल होगा और दूसरे वो किसी सिंपल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, एक नया फ्री रेडिकल जनरेट करेगा जो सिस्टम में अगले स्टेप के लिए जाएगा। ठीक। तो प्रोपोगेट होता रहेगा, चेन बढ़ती रहेगी। टर्मिनेशन स्टेप में ठीक जब है। ज्यादा फ्री रेडिकल सिस्टम में आ जाएंगे तो चेन टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेशन स्टेप में फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करने लगता है। प्रोपोगेशन में देखिए क्या होता है, एक फ्री रेडिकल किसी दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, ये फ्री रेडिकल नहीं है। हाँ टर्मिनेशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन फ्री करते हैं रेडिकल्स। और चेन वहीं पर टर्मिनेट हो जाती है, रुक जाती है। जैसे ठीक है। हमारे सिस्टम में मिथाइल और क्लोरीन फ्री रेडिकल थे, तो तीन हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि मिथाइल और मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करने लगे, हाँ तब क्या बनेगा, इथेन। हाँ हो सकता है कि एक मिथाइल फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करें, तब तब CH3Cl। CH3Cl। और हो सकता है कि दो क्लोरीन फ्री रेडिकल ही आपस में कंबाइन कर लें, तब Cl2। तो टर्मिनेशन स्टेप में ये सब बनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं मिथेन का, हाँ और थोड़ा सा लिटिल अमाउंट हमें इथेन का मिल रहा है रिएक्शन में। हाँ ये क्वेश्चन आता है कि मिथेन के क्लोरीनेशन में इथेन कहां से आ गया, ठीक है। तो मिथेन के क्लोरीनेशन में लिटिल अमाउंट ऑफ इथेन फॉर्म होगा, वो टर्मिनेशन स्टेप की वजह से, ठीक है। ठीक है। हाँ तो यहाँ पर चेन स्टॉप हो जाएगी। और डिटेल में हम पढ़ेंगे एल्केन में। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है टोटल। ठीक। अब देखिए जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाँ इस चीज डिपेंड करती है कि किस टाइप के हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करने जा रहा है सब्सटेंस के अंदर। नॉर्मली जो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब जो टर्शरी नेचर के हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस करना सबसे आसान होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है, इसमें कुछ प्राइमरी कार्बन दिख रहे हैं, कुछ सेकेंडरी कार्बन दिख रहे हैं और एक टर्शरी कार्बन भी दिख रहा है। हाँ जो प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है ये सब प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए, हाँ ये प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया, ये प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया, है ना। ठीक। 3 प्राइमरी हाइड्रोजन है। 3 प्राइमरी कार्बन है, 9 प्राइमरी हाइड्रोजन है। हाँ हाँ और जो फिर सेकेंडरी 2 कार्बन सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन है, और जो टर्शरी कार्बन से अटैच है वो एक टर्शरी हाइड्रोजन है। टर्शरी। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन का अटैक होता है या इसका क्लोरीनेशन हम कराते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन कराते हैं, हाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे हाँ ज्यादा चांसेस इस हाइड्रोजन के रिप्लेस होने के हैं। हाँ मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जब होता है तो सबसे ज्यादा जो सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान है या सबसे फास्ट जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो टर्शरी पोजीशन पे होता है। टर्शरी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट सबसे फास्ट होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए। टर्शरी नेचर के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट सबसे फास्ट होता है। ठीक। टर्शरी नेचर के हाइड्रोजन के बाद जो नेक्स्ट एक्टिव हाइड्रोजन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए वो है सेकेंडरी हाइड्रोजन।
सेकेंडरी हाइड्रोजन, यानी हाँ, इस पे फिर रिएक्शन उसका के चांसेस रिप्लेसमेंट ज्यादा होगा। होंगे, सब्स्टिट्यूशन के हाँ चांसेस इस हाइड्रोजन के ज्यादा होंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की ठीक, बात कर रहे हैं। हाँ और प्राइमरी नेचर के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में सबसे बाद में होगा या सबसे, सबसे स्लो होता है। हाँ ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्राइमरी हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, टर्शरी हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, तो हाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए जो मोस्ट अटैकिंग या मोस्ट प्रेफर्ड साइट है वो हाँ टर्शरी हाइड्रोजन है। जो अटैकिंग फ्री ठीक, रेडिकल है वो टर्शरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करना चाहता है सबसे पहले। ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिटेल है। ठीक, ठीक है, हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हैं। क्लियर? अब और भी हाँ टाइप के केमिकल रिएक्शन है, जैसे एडिशन रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग एडिशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, एडिशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है।